हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी आपके साथ में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग अक्टूबर मंथ के करंट अफेयर्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग 1 अक्टूबर टू 5 अक्टूबर तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो, उन सभी को इस पर्टिकुलर लेक्चर में या इस पूरी सीरीज में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। साथ ही साथ इस पूरे सीरीज में हम लोग मध्य प्रदेश, इंडिया और वर्ल्ड की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज इंडिया और वर्ल्ड की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ को डिस्कस कर रहे हैं। साथ साथ ये पूरी करंट अफेयर सीरीज आपको डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम, स्पेसिफिकली एमपीपीएससी, एमपीएसआई, फॉरेस्ट गार्ड, एसएससी और रेलवे पुलिस एग्जाम या अदर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो जिनमें करंट अफेयर्स एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हो या ऐसे एग्जाम जिनमें करंट अफेयर्स आता हो, ऐसे सभी एग्जाम्स में ये करंट अफेयर सीरीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और अगर आपको इस पूरी वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो स्टडी आपके साथ नाम के टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होकर वहां से आप पीडीएफ को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। तो चलिए हम लोग अब बात करते हैं क्विक रिवीजन की। तो क्विक रिवीजन में जाने से पहले ऐसे सभी मेरे साथी जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो चाहें तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, और साथ ही साथ अगर आप चाहें तो अपने दोस्तों में, अपने साथियों में डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक, व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पर आप इस वीडियो को, इस सेशन को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्विक रिवीजन की। तो क्विक रिवीजन का हमारा फर्स्ट टॉपिक हमने देखा था जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? एलिफेंट फेस्टिवल की शुरुआत की गई बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, जो कि आप सभी को पता है मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में ये आता है, उमरिया जिले के अंतर्गत आता है। और यहाँ पर बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के बारे में बहुत सारी डिटेल इंफॉर्मेशन मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में दी है ना? कितने टाइगर हैं, कितने टाइगर रिजर्व्स हैं मध्य प्रदेश में, और इस तरह से हमने बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है। लेकिन स्पेसिफिकली आपको ध्यान क्या देना है कि एलिफेंट फेस्टिवल मनाया गया कहाँ? बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में। ठीक है, बाकी सारी चीजें डिटेल इंफॉर्मेशन आप प्रीवियस लेक्चर से जाकर कवर करें। नेक्स्ट न्यूज हमने देखी थी, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने ऑर्गेनाइज किया इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव इंदौर में। तो इंदौर में एक कॉन्क्लेव आयोजित किया गया जिसके जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव। इंडिया की जितनी भी स्मार्ट सिटीज हैं उनका एक कॉन्क्लेव आयोजित किया गया, और इस कॉन्क्लेव में चीफ गेस्ट के तौर पर प्रेसिडेंट 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 द्रौपदी मुर्मू जी को बुलाया गया था। और जिसमें अगर बात करें तो किसकी रैंक फर्स्ट, अगर मैंने ये बात आपको प्रीवियस लेक्चर में नहीं बताई है तो आपको रैंक ध्यान रखना है इंदौर शहर की। इंदौर शहर बेस्ट बेस्ट सिटी कैटेगरी में, बेस्ट सिटी कैटेगरी में इंदौर की रैंक फर्स्ट है। सेकंड रैंक की अगर आप बात करें तो सेकंड रैंक है सूरत शहर की, और तीसरी रैंक की बात करें तो आप वो किसकी है? आगरा शहर की। ध्यान रखना है, एज इट इज इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है? दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर पूछ लिया जाए कि बेस्ट स्टेट कौन सा है, तो बेस्ट स्टेट की बात करें तो बेस्ट स्टेट में आपको ध्यान रखना है फर्स्ट रैंक मिली है मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश को अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है। तो मध्य प्रदेश को फर्स्ट रैंक मिली है, और बेस्ट सिटी में इंदौर को फर्स्ट रैंक मिली है। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये वाली बातें ध्यान रखेंगे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज की। तो नेक्स्ट न्यूज है हमारी एमएस स्वामीनाथन, जिन्हें फादर ऑफ इंडियाज ग्रीन रिवॉल्यूशन कहा जाता है। उनका रिसेंटली निधन हो गया है। मैंने आपको इनके बारे में बताया था बहुत डिटेल इंफॉर्मेशन प्रीवियस लेक्चर में। इन्हें कई अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जैसे जिनमें से एक है मैग्ना से। ठीक है, तो मैक्सा से। ठीक है, तो मुझे बार बार बोलने में गलती हो जाती है, इसलिए आप नहीं करेंगे गलती। तो इन सारी चीजों को आप ध्यान रखेंगे। इनका 98 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। एज इट इज ये वाली बातें इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इनके प्रमुख अवार्ड की बात करूं तो एक अवार्ड तो आपको बिल्कुल नहीं भूलना, जिसका प्रोनाउंसिएशन मैं बार बार गलत कर रहा हूं, उसका है, वो है मैक्सा से। ये जो पर्टिकुलर अवार्ड है इसे कौन से साल दिया गया है, तो मुझे लगता है कि ये अवार्ड सबसे ज्यादा पूछा जा सकता है। तो 1971 में ये अवार्ड दिया गया था। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि ये आईसीएआर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के डायरेक्टर जनरल भी रहे थे। तो एम एस स्वामीनाथन के बारे में बहुत डिटेल इंफॉर्मेशन हमने पिछले सेक्शन में की है, तो आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। चलिए बात करते हैं थर्ड न्यूज के बारे में। थर्ड न्यूज है इंडिया की रैंक रही है 40th रैंक रही है इंडिया की ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है? तो 2023 में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स कौन सी संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? वीपो के द्वारा जारी किया जाता है, और क्या है? 40th है। और सबसे लाडला बच्चा या सबसे फेमस या टॉपर बच्चा कौन सा है? तो वो है हमारा, आप सभी का फेवरेट भी होगा, स्विट्जरलैंड। ठीक है, इसके अलावा सेकंड रैंक मैंने और थर्ड रैंक मैंने आपको बताई थी, तो सेकंड और थर्ड रैंक पर आपको जाने की इतनी खास जरूरत है नहीं।
ठीक है। तो सिर्फ आप सिर्फ ध्यान रखें कि स्विट्जरलैंड क्या है, स्विट्जरलैंड की रैंक क्या है, फर्स्ट है। इसके अलावा इंडिया की रैंक क्या है, तो इंडिया की रैंक ध्यान रखना है 40th रैंक है। पिछले साल 2022 में भी इंडिया की रैंक क्या रही थी, तो इंडिया की रैंक 40th ही थी। तो किसी तरह का कोई भी इंप्रूवमेंट, या फिर आप ऐसा कहें किसी तरह से इंप्रूवमेंट इसमें नहीं हुआ है। तो आप एज इट इज ध्यान रखेंगे, ये फिगर इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज के बारे में। नेक्स्ट रैंक है इंडिया 4 स्पॉट स्लिप कर गया है, 56th पोजीशन पर पहुंचा है वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग की बात करें तो वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग की जब हम लोग बात करते हैं तो आप सभी को ये पता होगा ये कौन रिलीज करता है, तो आईएमडी संस्था के द्वारा ये रिलीज किया जाता है, जिसमें वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में इंडिया की रैंक क्या रही है, 56th रैंक रही है। एज इट इज इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा किसकी रैंक फर्स्ट है अगर आपसे पूछ लिया जाए, तो वो फर्स्ट रैंक होल्डर का नाम भी आपको ध्यान रखना है। तो वही हमारा फेवरेट प्यारा बच्चा, वो कौन है, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड लैंड की रैंक क्या है, फर्स्ट है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी बात आप ध्यान रखवाएंगे। सेकंड रैंक जैसे लग्जमबर्ग की है, थर्ड रैंक है आइसलैंड की, फिर बेल्जियम की, यूनाइटेड स्टेट की 15th रैंक है। तो ये सारी रैंक मैंने ऑलरेडी आपको प्रीवियस लेक्चर में बताई है, तो उन सारी चीजों को अभी हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं। जितनी चीजें इंपॉर्टेंट है वो आप ध्यान रखेंगे। आईएमडी के द्वारा रिलीज किया जाता है वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग, जिसमें इंडिया की रैंक है 56। इंडिया 4 स्पॉट स्लिप किया है। इसका मतलब क्या है, 2022 में जब ये रैंकिंग जारी की गई तो इसकी रैंक 52nd थी, और 4 स्पॉट स्लिप किया है, यानी कि रैंकिंग थोड़ी सी क्या है, खराब हुई है, और 56th पोजीशन पर अब ये पहुंच चुका है इंडिया। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये वाली बात आपको समझ में आई होगी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया था, शॉर्ट न्यूज में हमने ये कवर किया है। इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में लिएंडर पेस साहब जो फर्स्ट एशियन मैन टू बी नॉमिनेटेड एज प्लेयर। इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में लिएंडर पेस साहब फर्स्ट एशियन मैन बने हैं। फर्स्ट एशियन मैन, पूरे एशिया के पहले इंसान हैं जिन्हें एज अ प्लेयर नॉमिनेट किया गया है इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप ये वाली बात ध्यान रखेंगे। लिएंडर पेस के बारे में प्रश्न किस तरह से पूछा जा सकता है, तो एक प्रश्न तो बिल्कुल एज इट इज है, इनमें से कौन सा इंडियन है, इनमें से कौन सा व्यक्ति है जिसे फर्स्ट एशियन मैन रूप में नॉमिनेट किया गया है एज अ प्लेयर इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में। तो इस तरह से एक प्रश्न बन सकता है। दूसरा प्रश्न इस तरह से बन सकता है कि लिएंडर पेस साहब किस खेल से एसोसिएट करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है ये कौन सा खेल खेलते थे, तो ये टेनिस प्लेयर थे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये वाली बातें आपको रिवाइज हुई होंगी, अच्छे से आप चीजों को रिवाइज करेंगे और आपको चीजें लंबे समय तक याद रहेंगी। ध्यान रखना है, एक बात बिल्कुल मिस नहीं करनी, प्रीवियस लेक्चर में मैंने बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के साथ साथ बहुत सारी चीजें रिवाइज करवाई हैं आपको, तो वो लेक्चर मिस नहीं करना है। टाइगर रिजर्व, क्योंकि इस साल के एमपीएससी के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि टाइगर रिजर्व पर कोई प्रश्न जरूर पूछा जा सकता है। ठीक है, तो वो लेक्चर आपको मिस नहीं करना है, बिल्कुल करंट का है ना, कहीं लिख के रख लीजिए। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज। आप सभी को पता है 2 अक्टूबर को प्रत्येक साल गांधी जयंती के रूप में मनाता है हमारा भारत, और गांधी जी की विचारधाराओं और उनकी आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले हम सभी को फॉलो करना चाहिए, और ना सिर्फ हम लोग फॉलो कर रहे हैं बल्कि पूरा विश्व उनकी आइडियोलॉजीज को फॉलो कर रहा है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप सारी चीजों को अच्छे से समझते होंगे। और 2 अक्टूबर को ही स्वच्छता कैंपेन की शुरुआत की गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो एज इट इज वो वाली बात भी आप ध्यान रखेंगे। तो डेट अगर आपसे पूछ लिया जाए स्वच्छता कैंपेन की, तो वो डेट आप ध्यान रखेंगे 2 अक्टूबर। ठीक है, फिलहाल हम लोग शुरुआत करते हैं महात्मा गांधी जी के एक बहुत ही जबरदस्त मोटिवेशनल कोट से। बहुत ही जबरदस्त कोट है ये इनका। मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी को, अगर आप एज ए एस्पिरेंट देख रहे हैं तो आप सभी को ये कोट पता होना चाहिए। इनका इनका कहना है, व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित एक प्राणी है। व्यक्ति यानी कि हम सभी अपने विचारों से निर्मित एक प्राणी है, वह जो सोचता है वही बन जाता है। इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि हम जैसा सोचेंगे हम वैसे बन जाएंगे। इसलिए हमेशा अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव रखें और खुश रहें। सबसे जरूरी है कि आप हैप्पी रहें। किसी भी चीज को पढ़ते समय, किसी भी चीज को जानते समय आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाएं, है ना। नकारात्मक माइंडसेट से आप चीजें खराब ही करेंगे, कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे। एटलीस्ट अच्छा ना भी हो तो भी उसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीजें निकालने की कोशिश करें, है ना। तो ऐसी ऐसी विचारधारा है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की। मुझे उम्मीद है कि आप इस बात से प्रेरित हुए होंगे कि हम सभी को एक पॉजिटिव थॉट्स अपने माइंड में डेवलप करना चाहिए। हो सके जितना प्रयास कर सके आप उतना करने की कोशिश करें। चलिए बात करते हैं इनके बारे में कुछ जानने की। तो आप सभी को जैसे कि पता है, इन्हें फादर ऑफ नेशन यानी कि राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया जाता है। और इनका जन्म कब हुआ, तो 2 अक्टूबर 1869, 1869, 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म पोरबंदर गुजरात में इनका जन्म हुआ।
ठीक है, एज इट इज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। अगर हम लोग बात करें इनके बारे में, तो इनके बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या है कि इनका जब जन्म हुआ तो एक मध्यम वर्गीय परिवार में इनका जन्म हुआ, और इनके पिता का नाम क्या था, तो इनके फादर एक सेकेंड, इनके फादर का नाम क्या था, तो इनके फादर का नाम आप ध्यान रखेंगे करमचंद गांधी। आप सभी को ये वाली बात पता होगी, जिन्हें नहीं पता वो इन चीजों को नोट करें, करमचंद गांधी। इसके अलावा इनकी माता का नाम क्या था, तो इनकी माता का नाम मदर, मदर कौन है, तो पुतली बाई, पुतली बाई इनकी मदर है। ठीक है, और इनके 3 भाई थे जिनमें से ये सबसे छोटे थे। मुझे उम्मीद है कि एक बेसिक इंफॉर्मेशन आप सभी को पता है इसके बारे में। इसके बारे में अगर बात करें तो महात्मा गांधी जी को महात्मा नाम का जो टाइटल है ये किसने दिया है, तो महात्मा का नाम का जो ये टाइटल है ये रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दिया है, फेमस बंगाली पोएट है। अगर आपको थोड़े दिन पहले याद हो तो मैंने रविंद्रनाथ टैगोर जी से रिलेटेड एक बहुत ही जबरदस्त इंपॉर्टेंट फैक्ट बताया था, मैं उस चीज को रिवाइज करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप सभी को पता होगा कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने एक आश्रम बनाया, एक आश्रम का निर्माण किया कोलकाता में। कहाँ, कोलकाता में। और इनका जो आश्रम है उसे यूनेस्को की विश्व धरोहर में भी उसे शामिल कर लिया है गया है। तो ध्यान रखना है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रविन्द्रनाथ टैगोर जी के आश्रम को शामिल कर लिया गया है। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट, आप सभी को ये वाली बात पता है, जो मुझसे जुड़े हुए हैं उन सभी को ये वाली बात पता है। ठीक है, फेमस बंगाली पोएट है, और इन्होंने जन गण मन जो हमारे देश का राष्ट्रगान है इसके रचयिता है। साथ ही साथ बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है अमार सोनार बांग्ला, उसके भी रचयिता कौन है, रविन्द्रनाथ टैगोर साहब। तो एज इट इज आप ये वाली बात ध्यान रखेंगे। दूसरा पॉइंट कह रहा है टाइम मैगजीन ऑनर से इन्हें सम्मानित किया गया 1930 में। 1930 में टाइम मैगजीन ऑनर से इन्हें सम्मानित किया गया, और यह गौरव प्राप्त करने वाले ये पहले और एक है, अपने आप में बहुत जबरदस्त फैक्ट है ये, बिकमिंग द फर्स्ट एंड ओनली इंडियन टू रिसीव दिस डिस्टिंक्शन। एज इट इज इंपॉर्टेंट है, यही सारी बातें आपको हिंदी में मिल जाएंगी। मैं थोड़ी सी कोशिश करता हूं कि महात्मा गांधी जी के बारे में और कुछ इंफॉर्मेशन आपको दे सकूं कि जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ऐसा लगता है कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक ब्लैंक स्लाइड लेने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात क्या है, अगर हम लोग बात किसकी कर रहे हैं तो हम लोग बात कर रहे हैं महात्मा गांधी जी के बारे में। महात्मा गांधी जी के बारे में जन्म तो आपको पता चल गया है, बाकी सारी बातें आपको पता चल गई हैं, लेकिन मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि इंपॉर्टेंट हैं उन सभी को कवर करने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहला फैक्ट क्या है, पॉलिटिकल गुरु इनके कौन थे, तो महात्मा गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु कौन है, तो ध्यान रखना है गोपाल कृष्ण गोखले साहब, गोपाल कृष्ण गोखले। हो सकता है ये सारी बातें आप सभी को पता हो। इन्होंने महात्मा गांधी ने एक बुक लिखी जिसमें इन्होंने बताया कि गोपाल कृष्ण गोखले मेरे पॉलिटिकल गुरु है। उनकी बुक का नाम क्या है उनकी इस बुक का नाम आपको ध्यान रखना है, तो गोखले माय पॉलिटिकल गुरु। ठीक है, इसके अलावा दूसरा, कौन कौन से लिटरेरी वर्क्स थे, लिटरेरी वर्क्स या आप कहें लिटरेरी वर्क्स जिनसे ये इन्फ्लुएंस हुए, दैट इन्फ्लुएंसेस गांधी। ऐसे कौन कौन से लिटरेरी वर्क्स हैं, साहित्यिक ग्रंथ हैं आप ऐसा कहें कि जिनसे महात्मा गांधी प्रभावित हुए हैं, तो उसमें से पहली बुक नाम आपको ध्यान रखना है भगवत गीता। भगवत गीता, भगवत गीता किसने लिखी है, तो आप सभी को पता है वेद व्यास जी ने लिखी है। इसके अलावा सेकंड आपको ध्यान रखना है अनटू, अनटू दिस लास्ट ये एक बुक है, ध्यान रखना है। अनटू दिस लास्ट करके एक बुक है, अब इसको मैं हिंदी में कैसे लिखूं, अनटू दिस लास्ट नाम की एक बुक ही है जिसको किसने लिखा है, तो अनटू दिस लास्ट लिखी है जॉन रस्किन साहब ने। एज इट इज इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा तीसरी बात आप ध्यान रखेंगे वो है द किंगडम ऑफ गॉड विद इन यू, द किंगडम ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड विद इन यू ये किसकी बुक है, तो ध्यान रखना है ये लियो टॉल्स्टॉय। इन प्रमुख 3 बुक से ये क्या थे, प्रभावित थे। इसके अलावा और भी कई बुक हैं, लेकिन ये प्रमुख 3 बुक आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा और चीजें क्या इंपॉर्टेंट है तो मैं बताने की कोशिश करता हूं। इन्होंने कुछ बुक्स लिखी हैं, उनके बारे में भी आप जाने तो अच्छा होगा। ठीक है, तो बुक्स रिटन बाय जो कि इंपॉर्टेंट है, गांधी जी के द्वारा लिखी गई कुछ बुक्स हैं, कुछ किताबें हैं, उनके बारे में भी आप जाने तो बेहतर होगा।
ठीक है, तो पहली बुक आप सभी को पता है, पहली बुक बहुत चर्चित बुक है, तो आपको एज इट इज ध्यान रखना है, माय एक्सपेरिमेंट, माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो इसे पढ़ने की कोशिश करें, हालांकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स के पास होगी ये बुक। इसके अलावा थर्ड क्लास इन इंडियन रेलवे, इन इंडियन रेलवे, इन इंडियन रेलवे, ये एक इंपॉर्टेंट बुक है इनकी। ठीक है, इसके अलावा जो हमारी थर्ड बुक है वो आप ध्यान रखेंगे, गोखले, मैंने ऑलरेडी आपको ये वाली बात बताई, गोखले माय पॉलिटिकल गुरु, पॉलिटिकल गुरु। ठीक है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ये सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लिख कर रखें, बहुत बेहतर होगा। इसके अलावा हिंद स्वराज, हिंद स्वराज बेहद इंपॉर्टेंट बुक है, हिंद स्वराज। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा इनके द्वारा कुछ न्यूज़पेपर पब्लिश किए गए, तो वो न्यूज़पेपर जो कि इंपॉर्टेंट है उनके बारे में आपको बताने का प्रयास करता हूँ। तो सारी चीजें मैं इरेज कर रहा हूँ, ये सारी चीजें आपको पीडीएफ में देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए चीजों को लिख लेना है। ठीक है, तो फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो न्यूज़पेपर आप ध्यान रखेंगे, न्यूज़पेपर पब्लिश्ड बाय गांधी जी। ठीक है, तो न्यूज़पेपर कौन कौन से हैं, तो अगर हम न्यूज़पेपर की बात करें तो पहला आप ध्यान रखेंगे हरिजन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है, पब्लिश्ड बाय गांधी जी। दूसरा आपको ध्यान रखना है इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन। और तीसरा आप ध्यान रखेंगे यंग इंडिया, यंग इंडिया। ठीक है, सारी बातें आप ध्यान रख पाएंगे, यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन और हरिजन नाम के न्यूज़पेपर पब्लिश किए गए गांधी जी के द्वारा। इनकी कुछ बुक्स हैं, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, थर्ड क्लास इन इंडियन रेलवे, और गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, और हिंद स्वराज जैसे कुछ बुक्स गांधी जी ने लिखी है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, जैसा कि मैंने आपको बताया, महात्मा का टाइटल, महात्मा का टाइटल किसने दिया है, तो महात्मा का टाइटल दिया है रवि, ये वाली बात आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा राष्ट्रपिता का टाइटल इन्हें इन्हें किसने दिया, तो आप ये वाली बात भी लिख लें। तो राष्ट्रपिता का टाइटल किसने दिया है, राष्ट्रपिता, राष्ट्रपिता, राष्ट्रपिता का टाइटल सुभाष चंद्र बोस जी ने ले दिया है, ध्यान रखना है, सुभाष चंद्र बोस, एज इट इज इंपॉर्टेंट है। कई सारे इनके आंदोलन हैं, उन आंदोलन के बारे में अगर हम लोग चर्चा करने लगेंगे तो ये पूरी क्लास हिस्ट्री की हो जाएगी, तो इसलिए मुझे लगता है इतने सारे फैक्ट्स, अभी जो बेसिक फैक्ट्स हैं आपके लिए जानना जरूरी है, और वो आप चीज़ों को, इन्हीं चीज़ों को रिवाइज करें। अगर आप जानना चाहें सभी आंदोलन के बारे में तो वो आप मुझसे जरूर बताएं। एक और चीज़ मुझे जो कि ध्यान आ रही है वो है हाफ नेकेड फकीर, इन्हें कहा गया, गांधी जी को हाफ नेकेड फकीर, नेकेड फकीर कहा गया, किसके द्वारा, विल्स्टन चर्चिल के द्वारा, विल्स्टन चर्चिल के द्वारा। तो ये तीन बातें आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि सारी बात आप समझ पाए होंगे। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट पर्सनैलिटी के बारे में। जैसे कि आप सभी को पता है कि लाल बहादुर शास्त्री का जिस दिन बर्थ एनिवर्सरी है, उसी दिन महात्मा गांधी जी की भी बर्थ एनिवर्सरी है। तो दोनों लोगों की बर्थ एनिवर्सरी बिल्कुल सेम डेट पर है। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म कब हुआ, 2 अक्टूबर 2023 में। इनकी कौन से नंबर की बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई, ये ध्यान रखना है। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस में बताया, 154th एनिवर्सरी है, ध्यान रखना है, गांधी जी की 154th, गांधी जी की 154th, क्योंकि अभी के लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है वो यही हो सकता है कि आपसे प्रश्न पूछा जाए 154th कौन सी एनिवर्सरी गांधी जी की मनाई गई है, तो इस साल के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है गांधी जी की। ठीक है, गांधी जी की। इसके अलावा लाल बहादुर शास्त्री जी की अगर हम लोग बात करते हैं तो 119th बर्थ एनिवर्सरी किसकी है, लाल बहादुर शास्त्री जी की, शास्त्री जी की। ठीक है, ये इंडिया के सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे, लाल बहादुर शास्त्री साहब इंडिया के सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे, एज इट इज, ये वाली बात भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा ये फर्स्ट पर्सन थे, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू बी posthumously awarded the भारत रत्न in 1966, भारत रत्न मरणोपरांत। posthumously का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है मरणोपरांत। तो मृत्यु के बाद किसी ऐसे पहले भारतीय जिन्हें भारत रत्न का अवार्ड दिया गया, उनका नाम क्या है, लाल बहादुर शास्त्री साहब। 1966 में इन्हें ये अवार्ड दिया गया। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन है, तो भारत के पहले प्रधानमंत्री आप सभी को पता है जवाहरलाल नेहरू, और दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी रहे। मुझे उम्मीद है कि ये सारी बातें आप ध्यान रख पाएंगे। इसके अलावा बेहद इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि आपको ध्यान रखना चाहिए वो यह है कि शास्त्री जी ने एक बहुत जबरदस्त नारा दिया है, एक बहुत जबरदस्त नारा दिया, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। एक प्रसिद्ध नारा
गांधी जी का आपको ध्यान रखना है, गांधी जी का वो कौन सा है, करो या मरो, करो या मरो। ठीक है, तो ये गांधी जी के द्वारा दिया गया नारा है। और जय जवान जय किसान किसके द्वारा दिया गया नारा है, तो ये फेमस स्लोगन या फेमस नारा दिया गया है लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा। शास्त्री जी ने किसानों को ये देश का अन्नदाता मानते थे और 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान इन्होंने ही जय जवान जय किसान का नारा दिया। तो 1965 में जब इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, उस समय इन्होंने ये नारा दिया था। तो मुझे उम्मीद है कि सारी बातें आप याद रख पाएंगे और सारी चीजों को आप अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है डॉक्टर दिनेश दाशा ने शपथ ली है एज अ मेंबर ऑफ यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। आप सभी को पता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में। इसका गठन अक्टूबर 1926 में किया गया। ठीक है, इट वाज सेट अप अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 एंड द स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन मेड बाय द ली कमीशन इन 1924। अगर प्रश्न किस तरह से पूछ लिया जाए, प्रश्न पहला पूछा जा सकता है कि इसका गठन कब किया गया, तो इसका गठन यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन या कहें फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन किया गया था 1926 में। इसके अलावा पूछ लिया जाए कौन सा एक्ट ऐसे आयोग की स्थापना करता है, तो उस एक्ट का नाम ध्यान रखना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। 1919 के एक्ट के तहत ही इस बॉडी का गठन किया गया। इसके अलावा ली कमीशन की रिकमेंडेशन पर 1924 में ली कमीशन के रिकमेंडेशन पर इसका गठन किया गया। इसके अलावा अगर इस न्यूज के बारे में बात करें तो डॉक्टर दिनेश दाशा एक मेंबर के रूप में शपथ ली है इन्होंने। डॉक्टर मनोज सोनी, जो कि आप सभी को पता है, जो कि चेयरमैन ऑफ यूपीएससी है, तो आपसे पूछ लिया जाए करंट चेयरमैन ऑफ यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कौन है, डॉक्टर मनोज सोनी। और आप सभी को पता है कि मेंबर्स की जो शपथ कौन दिलाता है, तो सभी मेंबर्स की शपथ कौन दिलाता है, तो मेंबर्स की जो शपथ दिलाते हैं वो कौन है, तो वो है चेयरमैन साहब दिलाते हैं। इसलिए आपको ध्यान रखना है ये वाली बात भी। ठीक है, इसके अलावा डॉक्टर दासा चेयरमैन रहे हैं स्टैंडिंग कमेटी ऑफ ऑल इंडियन पब्लिक सर्विस कमीशन फ्रॉम दिसंबर 2022। ये सारी बातें आप चाहें तो पढ़ ले, बाकी सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। सिर्फ इसमें 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर दिनेश दासा का नाम आपको ध्यान रखना है कि जो कि एक मेंबर बन गए हैं यूपीएससी के। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कौन से इसका गठन यूपीएससी का गठन कब किया गया, तो 1926 में इसका गठन किया गया। और कौन से कमीशन के रिकमेंडेशन पर, तो ली कमीशन के रिकमेंडेशन पर इसका गठन किया गया था। ध्यान रखना है, ली कमीशन के रिकमेंडेशन पर इसका गठन किया गया। साथ ही साथ कौन सा एक्ट इस बॉडी को बनाता है, तो उस एक्ट का नाम आपको ध्यान रखना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। 1919 का एक्ट जो है वो बनाता है इसे। ठीक है, तो इस बॉडी का नाम आपको ध्यान रखना है। चल बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है कि आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने अनाउंस किया है ऑफिशियल मैस्कॉट क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023। आप सभी को पता है वर्ल्ड कप मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 को होस्ट करने वाली कंट्री कौन सी है, तो होस्ट कंट्री का नाम आपको भूलना ही नहीं है। होस्ट कंट्री इस साल कौन है कर रही है, तो हमारा प्यारा भारत। तो मैं भारत लिखने की कोशिश करता हूं, तो भारत होस्ट करने वाला है। और आप सभी को ये वाली बात पता है, इसका ऑफिशियल मैस्कॉट आईसीसी ने जारी कर दिया गया है। इसका जो ऑफिशियल मैस्कॉट है वो है ब्लेज, जो कि एक फीमेल मैस्कॉट है। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी फीमेल मैस्कॉट है जो कि बॉल करती हैं, जो कि बॉलिंग करते हुए इन्हें प्रदर्शित किया गया है, जो कि बॉल करती हैं रैपिड पेस में बहुत तेजी से। इसके अलावा टोंक, जो कि मेल मैस्कॉट है विथ आईसी कूल कंपोजर मेकिंग हिम ए बैटिंग चैंपियन, ये बैटिंग चैंपियन के रूप में इसे डिनोट किया जाए। तो टोंक और ब्लेज, ये दोनों बातें आप ध्यान रखेंगे, ये दोनों नाम आप ध्यान रखेंगे, ब्लेज और प्लस टोंक। टोंक फीमेल, ब्लेज फीमेल है और टोंक मेल है। मेल क्या कर रहा है, मेल बैटिंग कर रहा है, बैटिंग के रूप में प्रदर्शित किया गया इसे। फीमेल को बॉलिंग, तेज रफ्तार बॉलिंग के रूप में इसे प्रदर्शित किया गया है। अगर मैं आपको अच्छे से ना दिख रहा हूं तो मैं दिखाने का प्रयास करता हूं, तो ये आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप ये सारी बातें ध्यान रख पाएंगे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। सचिन तेंदुलकर साहब को ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। सचिन तेंदुलकर साहब को ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 का। तो प्रश्न क्या पूछा जा सकता है, तो 3 प्रश्न इससे बनते हैं। पहला प्रश्न कि आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 मेंस का कहां होने वाला है, कौन सी कंट्री होस्ट करने वाली है, तो भारत होस्ट करने वाली। सेकंड न्यूज आप ध्यान रखेंगे कि इसका ऑफिशियल मैस्कॉट जारी किया गया है, जिसमें 2 लोग हैं, ब्लेज और टोंक। ब्लेज डिनोट करती है फीमेल जो कि बॉलिंग करते हुए दिखाई देगी, और टोंक मेल है जो कि आईसी कूल जिसका कंपोजर है और वो बैटिंग चैंपियन है।
बैटिंग चैंपियन, ठीक है। इसके अलावा तीसरी बात, आईसीसी ने किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो सचिन तेंदुलकर साहब को इसका ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। एज इट इज इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा थर्ड न्यूज है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है, इंडिया टू अनवील लार्जेस्ट बी आर अम्बेडकर स्टैच्यू इन मैरीलैंड यूएसए। मैरीलैंड यूएसए में इनका लार्जेस्ट स्टैच्यू इनका अनवील करने वाला है, भारत ने बनाया है। जो कि अगर स्टैच्यू आपको नहीं दिख रहा हो तो ये है स्टैच्यू, आपको एज इट इज ध्यान रखना है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, आप सभी को पता है बी आर अम्बेडकर कौन है, एक बहुत बड़ी हस्ती है, आप सभी को पता है। इनका स्टैच्यू कहाँ अनवील किया गया, ये प्लेस एज इट इज ध्यान रखना है, अमेरिका मैरीलैंड में इनका स्टैच्यू अनवील किया गया। कब करेगा, तो इंडिया विल अनवील द लार्जेस्ट स्टैच्यू ऑफ अंबेडकर आउटसाइड इंडिया इन मैरीलैंड, नॉर्थ अमेरिका में, जो कि मौजूद है। कब, 14 अक्टूबर को इनका लार्जेस्ट स्टैच्यू अनवील करने वाला है भारत। दिस प्रोजेक्ट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, और इस स्टैच्यू को बनाने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, तो स्कल्पचर कौन है, तो राम सुतार साहब के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। राम सुतार साहब ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी का निर्माण मैरीलैंड यूएसए में किया, जो कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का स्टैच्यू है। साथ ही साथ इन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का भी निर्माण अहमदाबाद, गुजरात में कराया, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्टैच्यू है ना, वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्टैच्यू है। जबकि हम बात कर रहे हैं यहां पर, तो ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का लार्जेस्ट स्टैच्यू इंडिया कहां बनाने वाला है, मैरीलैंड यूएसए में, इसको अनवील किया जाएगा। कब, 14 अक्टूबर को। तो एज इट इज ध्यान रखना है कहां, तो अमेरिका मैरीलैंड, ध्यान रखना है, ये प्लेस नहीं भूलनी है, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो ये एक इंपॉर्टेंट फिगर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के, और ये 13 एकड़ ऑफ लैंड में ये बनाया गया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाली बातें समझ में आई हो। इसके अलावा 14 अप्रैल 2023 को भीमराव अंबेडकर, रामजी अंबेडकर की 132वीं जयंती में भारत में अंबेडकर जयंती के रूप में मनाई गई। तो इस साल यानी कि 14 अप्रैल 2023 को भीमराव अंबेडकर जी की 132वीं 132nd एनिवर्सरी मनाई गई। एज इट इज इंपॉर्टेंट है, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती कब मनाई जाती है, तो ध्यान रखना है 14 अप्रैल को मनाई जाती है, इस साल 132, ठीक है। इसके अलावा वह स्वतंत्र भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री और संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष थे, यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के चेयरमैन रहे हैं। ध्यान रखना है, एज इट इज बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि ये सारी बातें आपको पता है। ये फर्स्ट लॉ मिनिस्टर भी रहे हैं, एज इट इज ये वाली बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा इनकी कुछ बुक्स हैं, उनकी बुक का नाम ध्यान रखेंगे। उनकी बुक है एनहिलेशन ऑफ कास्ट, इनकी बुक्स हैं, इनकी कुछ किताबें हैं, कुछ पुस्तकें हैं। जाति का उन्मूलन, दूसरी बुक है बुद्ध और उनका धम्म, ठीक है। तीसरी बुक है वेयर द शूद्रास, ठीक है। तो इस तरह की कुछ बुक्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। शूद्र कौन थे, पाकिस्तान या भारत का विभाजन, भारत में जातियां, उनका तंत्र, उत्पत्ति और विकास। प्रथम में यानी स्टार्टिंग में 3 बुक जो मैंने आपको बताई हैं, वो सारी बातें आप ध्यान रखेंगे। सिर्फ 3 बुक्स आप ध्यान रखें, उतना ही बहुत है। कई बार प्रश्न पूछा जा रहा है कि एनहिलेशन ऑफ द कास्ट, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप केबीसी को लगातार देख रहे होंगे तो केबीसी में कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि एनहिलेशन ऑफ कास्ट ये किसकी बुक है, तो ध्यान रखना है एनहिलेशन ऑफ कास्ट किसकी बुक है, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखी गई ये बुक है। मुझे उम्मीद है कि सारी बातें आपको समझ में आएंगी। जो चीजें आपको यहाँ पे देखने को ना मिले वो सारी चीजें आप पीडीएफ से जाकर पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है, इंडियन बांग्लादेश आर्मीज की एक कॉमर्स मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसका नाम क्या है, संप्रीति का 11वां संस्करण शुरू हुआ है, 11th एडिशन शुरू हुआ है, 11th एडिशन है। ध्यान रखना है, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा संप्रीति किन 2 देशों के बीच की एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, तो ध्यान रखना है पहला तो आपका भारत और दूसरा आपको ध्यान रखना है बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश। अगर आप सभी को थोड़े दिन पहले की याद हो तो युद्ध अभ्यास मैंने आपको बताया था, युद्ध अभ्यास का 19th एडिशन हुआ। 19th एडिशन कहां हुआ है, तो 19th एडिशन आप ध्यान रखेंगे अलास्का में हुआ था। और ये युद्ध अभ्यास प्रत्येक साल होती है, किन 2 देशों के बीच, तो ध्यान रखना है इंडिया और दूसरी कौन सी है, अमेरिका या यूएसए, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वाली बातें आप ध्यान रख पाएंगे। तो संप्रीति एक्सरसाइज आप ध्यान रखेंगे कब होने वाली है, ये 3 अक्टूबर से मेघालय में शुरू की गई। तो भारत और बांग्लादेश ने 3 अक्टूबर 2023 को उमरोई मेघालय में वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति का 11वां संस्करण शुरू किया। उद्देश्य क्या है, उद्देश्य ध्यान रखना है दोनों सेनाओं के बीच अंतर संचालनीयता को बढ़ाना, सामरिक अभ्यास साझा करना और सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ावा देना। 14 दिनों के लिए निर्धारित संप्रति 11 में दोनों पक्षों के लगभग 350 कर्मी शामिल होंगे और 2009 से इसकी शुरुआत की गई। लेकिन इसमें सिर्फ आपको ध्यान रखना, ये आप चीजें पढ़ ली आपने एक बार, आपको ध्यान रखना संप्रति किन 2 देशों के बीच की एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, तो ध्यान रखना इंडिया बांग्लादेश। इस साल कहां हो रहा है, तो इस साल 11th एडिशन हो रहा है, इसका 11th एडिशन हो रहा है। कहां हो रहा है, तो ध्यान रखना है मेघालय में हो रहा है, मेघालय में होगा, ठीक है, मेघालय में, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वाली बातें आप ध्यान रख पाएंगे। चलिए बात करते हैं
कुछ शॉर्ट न्यूज के बारे में। शॉर्ट न्यूज मोस्ट ऑफ एशियन गेम्स से रिलेटेड है, लेकिन एक अलग से भी है, तो ध्यान रखना है। फर्स्ट न्यूज है रोहन बोपन्ना, ऋतुजा भोसले, टेनिस में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। तो रोहन बोपन्ना, ऋतुजा भोसले किस खेल से एसोसिएट करते हैं? तो टेनिस खेल से एसोसिएट करते हैं ये, और इन्होंने स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड मेडल जीता है। एशियाई खेल में शॉर्ट पुट खिलाड़ी तजिंदर पाल सिंह तूर ने स्वर्ण पदक जीता है। अविनाश सांबले ने 3000 मीटर पुरुषों की स्टीपल चीज में स्वर्ण पदक जीता है। तो दोनों खिलाड़ी ध्यान रखना है, इनके बारे में मैंने एक शॉर्ट भी अपलोड किया था तजिंदर पाल सिंह तूर के बारे में। ठीक है, तो जो शॉर्ट्स मैं जनरली अपलोड करता हूँ, वो शॉर्ट्स का मेन पर्पस होता है कि आपको चीजें लंबे समय तक वो याद रखिए, क्योंकि अगर जब कोई चीजें आप देखते हो तो ऑब्वियस सी बात है कि उस व्यक्ति का चेहरा आपके माइंड पर कुछ ज्यादा समय तक के लिए रहता है। तो तजिंदर पाल सिंह तूर ने स्वर्ण पदक जीता है, शॉर्ट पुट खिलाड़ी है ये। अविनाश सांबले का नाम ध्यान रखना है, 3000 मीटर की स्टीपल चीज में गोल्ड मेडल जीता है। भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने गोल्ड मेडल नहीं, रजत पदक जीता है। ध्यान रखना है, भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने रजत पदक जीता है। अगर पूछ लिया जाए क्रिकेट टीम ने क्या जीता है, तो क्रिकेट टीम चाहे वो मेन हो, चाहे वो वुमेन हो, दोनों ने गोल्ड मेडल जीता है, ध्यान रखना है। इसके अलावा कबड्डी टीम ने भी क्या जीता है, तो कबड्डी टीम ने भी, कबड्डी भारत की जो कबड्डी टीम है उन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता है। इसके अलावा आपको बैडमिंटन टीम का अगर पूछ लिया जाए तो आप क्या बताएंगे, रजत पदक जीता है। इसके अलावा नेक्स्ट अन्नू रानी ने एशियाई खेलों में महिलाओं में भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। तो आप सभी को पता है नीरज चोपड़ा के बारे में, नीरज चोपड़ा जी के बारे में पता है आपको, इन्होंने गोल्ड मेडल दिलाया है भारत को। उसी तरह से महिलाओं में अन्नू रानी का नाम ध्यान रखना है आपको, अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ये भी क्या है, ये भी एक जेवलिन थ्रोवर है, यानी कि भाला फेंक प्रतिस्पर्धा में पार्टिसिपेट करती हैं, और इन्हें भी गोल्ड मेडल हासिल हुआ है। ठीक है, इसके अलावा भारत के मुरली श्रीशंकर, जो कि हांगजो एशियाई खेल में पुरुषों की लंबी कूद स्पर्धा में सर्वश्रेष्ठ छलांग कर रजत पदक जीता है इन्होंने, मुरली श्रीशंकर साहब। इसके अलावा पारुल चौधरी, इनका नाम तो भूलना ही नहीं है, पारुल चौधरी 5000 मीटर फाइनल में स्वर्ण पदक जीता है। 5000 मीटर बहुत बड़ी रेस होती है ये, 5000 मीटर की फाइनल रेस में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। हांगजो खेलों में यह उनका दूसरा पदक है। इससे पहले उन्होंने महिलाओं की 3000 मीटर स्टीपल चीज दौड़ में रजत पदक जीता था, पहले जीता था, लेकिन इस बार गोल्ड मेडल लाया है पारुल चौधरी जी ने। 5000 मीटर अपने आप में बहुत ऐतिहासिक है, मोमेंट है, तो इनका नाम ध्यान रखना है, भूलना नहीं है, पारुल चौधरी। इसके अलावा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है कि मोहम्मद मुइज्जू मालदीव के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो मोहम्मद मुइज्जू 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 क्या बन गए हैं, मालदीव के ये वही प्लेस है जहां आप लोग जाना पसंद करते हैं। तो मालदीव के राष्ट्रपति कौन है, उनका नाम ध्यान रखना है, मुइज्जू। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप सारी बातें याद रख पाएंगे, यही सारी बातें इंग्लिश में भी आपको पीडीएफ में देखने को मिल जाएंगी। चलिए बात करते हैं आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन के बारे में। आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द फर्स्ट एशियन मैन टू बी नॉमिनेटेड एज अ प्लेयर टू द इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम? लिएंडर पेस, रोहन बोपन्ना, महेश भूपति, सोमदेव देववर्मन। इसका जवाब आप कहाँ देंगे, कमेंट सेक्शन में देंगे। मुझे उम्मीद है कि आपसे ये सवाल जरूर बनेगा और आप जवाब जरूर दीजिए। इसके अलावा नेम ऑफ द लार्जेस्ट स्टैच्यू ऑफ बी आर अम्बेडकर सेट टू बी अनवील्ड इन नॉर्थ अमेरिका? नॉर्थ अमेरिका की कहां पर, किस जगह पर बी आर अम्बेडकर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का लार्जेस्ट स्टैच्यू अनवील किया जाएगा? स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी, स्टैच्यू ऑफ जस्टिस, स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी, स्टैच्यू ऑफ फ्रीडम, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। अच्छा ठीक है, अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं सोशल मीडिया हैंडल्स पर, तो इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं। और हम लोग फिर से मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी रिवाइज करते रहिए और ऐसे ही मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।